नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आइए आज समझते हैं वर्ग दसम के सब्जेक्ट बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर परिवहन। दोस्तों आप जानते हैं कि पौधों में खनिज, लवण, पानी और भोजन एक तंत्र के माध्यम से उसके विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। उसके लिए पौधों में मुख्य रूप से दो तंत्र कार्य करते हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम। आइए आज विशेष रूप से पौधों में परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों पहले समझिए परिवहन किसे कहते हैं। पौधों में जल, खनिज, लवण तथा उपापचयी पदार्थ जैसे भोजन आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, परिवहन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। दोस्तों जाइलम जो होता है वह जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। जल और खनिज लवण को जड़ से अवशोषित होकर पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। दोस्तों याद रखिएगा, परिवहन जो होता है जाइलम में वह एक दिशा में होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर होता है। याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर होता है। उसके बाद आइए फ्लोएम में जाते हैं। यह दोस्तों भोजन और कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है। पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाता है। परिवहन दोनों दिशा में होता है। दोस्तों याद रखिएगा, फ्लोएम में नीचे से ऊपर भी होता है और ऊपर से नीचे भी होता है, यानी दोनों दिशाओं में। दोस्तों परिवहन के कारण ही पौधों के सभी भागों को पोषक पदार्थ समय पर मिल पाते हैं। इससे पौधों की वृद्धि, विकास तथा विभिन्न क्रियाएं सुचारू रूप से होती हैं। दोस्तों जाइलम जो होता है वह जड़ से जल और खनिज लवण अवशोषित होकर तना के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है। फ्लोएम द्वारा परिवहन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तने के माध्यम से जड़ों, फलों, फूलों और अन्य भागों तक पहुंचता है। अगला है पौधों में पदार्थों का परिवहन। पौधों में जल, खनिज, लवण तथा भोजन यानी कार्बनिक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। पौधों में परिवहन मुख्यतः दो संवहन ऊतकों द्वारा होता है, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम ऊतक किसे कहते हैं? दोस्तों जाइलम पौधों का जल संवहन ऊतक है, जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को जड़ से तना और पत्तियों तक पहुंचाता है। याद रखिए दोस्तों, जाइलम जो होता है केवल जल का परिवहन करता है। याद रखिएगा दोस्तों, जाइलम का मुख्य कार्य जल और खनिज लवणों को एक दिशा यानी जड़ से पत्ती तक पहुंचाना होता है। यह मृत कोशिकाओं से बना होता है, जिनकी कोशिका भित्ति मोटी और लिग्नी युक्त होती है। यह पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। जल का परिवहन जड़ दाब, उत्सर्जन, खिंचाव और कोशिकीय क्रिया द्वारा होता है। दोस्तों आइए जाइलम के कुछ घटक के बारे में जान लेते हैं। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम प्रेनकाइमा। उसके बाद फ्लोएम किसे कहते हैं? दोस्तों फ्लोएम पौधों का एक संवहन ऊतक है, जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन यानी कार्बनिक पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को जड़ों, तनों, फूलों, फलों, बीजों और अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह भोजन का परिवहन आवश्यकता के अनुसार दोनों दिशाओं में करता है। भोजन के इस परिवहन को हस्तांतरण कहते हैं। दोस्तों यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। याद रखिएगा, जाइलम जो होता है मृत कोशिकाओं से बना होता है और फ्लोएम जो होता है वह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। तो यह पौधों के सभी भागों तक भोजन पहुंचाकर उनकी वृद्धि, भरण पोषण और भंडारण में सहायता करता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें भोजन का परिवहन द्विदिशीय होता है, यानी ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। फ्लोएम ऊतक की कुछ विशेषता होती है जिसे आपको याद रखना चाहिए।
दोस्तों याद रखिएगा, यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में होता है। चालनी नलिकाएं बिना केंद्रक की होती है और उनकी दीवारों में चालनी पट्टिकाएं पाई जाती यानी होती है। यह पौधों के सभी भागों में पाया जाता है, जिससे जड़ों की वृद्धि और भंडारण होता है। फूलों, फलों, बीजों तथा अन्य भागों तक भोजन पहुंचता है। जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों आइए समझते हैं कोशिकाओं के अवस्था के आधार पर जाइलम और फ्लोएम में अंतर। दोस्तों इसकी अधिकांश संवाहक कोशिकाएं मृत होती है। इसकी संवाहक कोशिकाएं अधिकतर यानी लगभग सभी जीवित होते हैं। इसे मृत एक भी नहीं होते हैं। मतलब जाइलम ऊतक जो होता है वह जल और घुलित खनिज लवण का परिवहन करता है। उसके बाद फ्लोएम जो होता है वह भोजन यानी कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है। दोस्तों जाइलम ऊतक का जो परिवहन होता है वह जड़ से पत्ती की ओर होता है, यानी ऊपर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतक में भोजन का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है। पौधों के विभिन्न भागों तक जल एवं खनिज पहुंचाना, पत्तियों से बने भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। दोस्तों इसका प्रमुख घटक होता है वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम पेरेन्काइमा। तो फ्लोएम ऊतक का होता है चालनी नलिकाएं, सहचारी कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम पेरेन्काइमा। पेरेन पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया। उसे याद रखिएगा, पौधों में जल, खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन विकसित पौधों में दो क्रिया के सहयोग से होता है। पहला एक होता है स्थानांतरण, दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। स्थानांतरण मतलब जिसके द्वारा घुलित पदार्थों का चालन पौधों के एक अंग से दूसरे अंग तक होता है। उसका बाद वाष्पोत्सर्जन, जिसके द्वारा जल पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में निकलकर हवा में मिल जाता है एवं इसके साथ साथ अवशोषित जल का जाइलम के द्वारा स्थानांतरण होता है। जल का अवशोषण एवं परिवहन। दोस्तों जलीय पौधे मृदा से जल अवशोषण मुख्यतः अपने मूल रोग के द्वारा करते हैं। मूल रोग द्वारा जल का अवशोषण। दोस्तों कोशिकाओं में कोशिका रस का प्रासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने से जल विसरण द्वारा मूल रोग की कोशिका में प्रवेश करता है। मूल रोग की कोशिका अस्फीत अवस्था में आ जाती है। उसके बाद जल का कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में जाना। दोस्तों धीरे धीरे मूल रोग की कोशिकाओं के कोशिका रस का प्रासरण दाब संलग्न कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से कम हो जाता है। इसे जल की कुछ मात्रा कॉर्टेक्स की कोशिका में विकसित हो जाती है और उसके अस्फीत अवस्था में आते ही प्रासरण दाब भी कम हो जाता है। अंत में त्वचा तक पहुंचना। दोस्तों इस प्रकार इस क्रम के लगातार होने से यह जल एक कोशिका से दूसरी और दूसरी से तीसरी होकर अतः त्वचा के मार्ग कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश। दोस्तों याद रखिएगा, मार्ग कोशिका से यह जाइलम वाहिकाओं में विकसित हो जाता है। उसके बाद मूल दाब, यह दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं। इसे जल कुछ दूरी पर यानी ऊपर चढ़ता है। इसका पूरी प्रक्रिया, इसको क्रम में समझिए। पहला मृदा से जल यानी मिट्टी से जल का ग्रहण, उसके बाद मूल रोम में, उसके बाद कॉर्टेक्स में, उसके बाद मार्ग कोशिका यानी अंतः त्वचा में, उसके बाद जाइलम वाहिका में, उसके बाद ऊपर की ओर जल का परिवहन। याद रखिएगा दोस्तों, जल का जो परिवहन होता है वह जड़ से अवशोषित करता है और ऊपर विभिन्न प्रकार के यानी जो भी पत्ते होते हैं उसमें प्रवेश करता है। खनिज लवणों का अवशोषण एवं हस्तांतरण। दोस्तों खनिज लवणों का हस्तांतरण जो होता है वह मिट्टी के जल में अनेक लवण यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि घुले रहते हैं। प्रासरण द्वारा मूल रोम केवल जल अवशोषण करते हैं, परंतु खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। आवश्यकता अनुसार पौधे आयनों का अवशोषण मूल रोम की कोशिकाओं की बाहरी सतह पर स्थित खास वाहक पदार्थों से जुड़कर करते हैं। इससे मृदा एवं जड़ के बीच
आयन सांद्रण में अंतर हो जाता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ से प्रविष्ट होता रहता है, यानी प्रवेश होता रहता है। उसके बाद होता है स्थानांतरण। दोस्तों याद रखिएगा, पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचालन को ही स्थानांतरण कहते हैं, क्योंकि इस क्रिया में वाष्पोत्सर्जन की अहम भूमिका होती है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? दोस्तों, पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्पन के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाते हैं। इसका मुख्य बिंदु है दोस्तों, यह क्रिया मुख्यतः पत्तियों के रंध्रों द्वारा होता है। जल वाष्प के रूप में पौधों से बाहर निकलता है। यह पौधों में जल के अवशोषण और वायु के संचरण में सहायता करता है। यह पौधों के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह होता कैसे? दोस्तों याद रखिएगा, पहले जो होता है जड़ों द्वारा जल का अवशोषण। जड़ें मिट्टी के कणों के बीच से जल को अवशोषित करती है। उसके बाद जैलम द्वारा परिवहन। अवशोषित जल जैलम ऊतक के द्वारा तनों से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है। वह पत्तियों की कोशिकाओं में जल, दोस्तों पत्ती की कोशिकाओं से जल वाष्प में बदलता है। उसके बाद जलवाष्प का रंध्रों तक पहुंचा। दोस्तों, जलवाष्प पत्ती के अंतर कोशिकीय स्थानों से होकर रंध्रों के पास पहुंचता है। उसके बाद रंध्रों से बाहर निकला। दोस्तों, रंध्र खुले होने पर जलवाष्प विसरण द्वारा बाहर के वायुमंडल में निकल जाता है। दोस्तों, अगर पौधों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो क्या होगा? आइए समझते हैं कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन पौधों की एक आवश्यक क्रिया है जो पौधों के विकास एवं अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे जल का परिवहन। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों के मूल रोम से चोटी यानी पत्ती तक जल की धारा लगातार प्रवाहित होती है। खनिज वाष्पोत्सर्जन मिट्टी से अवशोषित खनिज लवणों के अवशोषण एवं परिवहन में सहायक करता है। ताप क्रम संतुलन। वाष्पोत्सर्जन जल के वाष्प के रूप में निकलने द्वारा पौधों में ताप क्रम संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों, अगर पौधे में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो तापमान का नियंत्रण ही नहीं होगा। पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन। पौधों में प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थों का आवश्यकता होती है। भोजन निर्माण का स्थान। दोस्तों याद रखिए, उच्च वर्ग के पौधों में सभी भाग भोजन नहीं बना सकते, जैसे पत्ती तथा तरुण यानी युवा तने ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन निर्माण न करने वाला भाग, जड़, पुराने तने, फल, फूल, बीज आदि भाग में अपने खाद्य पदार्थों के निर्माण की क्षमता नहीं होती है। इन भागों को भोजन की आवश्यकता होती है। संग्रहित भोजन के उदाहरण। दोस्तों, कुछ भागों में भोजन संग्रहित रहता है, जैसे आलू का कंद यानी स्टार्च यानी भोजन, गाजर, चकुंदर इत्यादि। दोस्तों, पौधों में परिवहन के दो स्वतंत्र पथ होते हैं, एक जैलम पथ होते हैं, एक फ्लोएम पथ होते हैं। दोस्तों, जैलम पथ में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है और फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। दोस्तों, इसको मैंने पीछे भी बहुत ही सुंदर तरीके से बताया हुआ है, आपको शायद याद होगा अगर आप लगातार वीडियो स्किप नहीं किए होंगे तो। नमस्कार दोस्तों, अब जो बचा है जंतु में परिवहन। जंतुओं में भोजन का परिवहन कैसे होता है, दोस्तों मैं इस वीडियो के जस्ट आगे वह वीडियो लाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ।